मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में सीएम ने सुनी फरियाद, जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज। राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। रोहतक में सर्वखा पंचायत आज। पहलवानों के समर्थन में लेंगे बड़ा फैसला। हरियाणा, यूपी समेत अन्य प्रदेशों के प्रतिनिधि आएंगे। बीजेपी ने जिला महानगर अध्यक्ष बदलने को लेकर मंथन शुरू किया। केंद्रीय नेतृत्व से सलाह के बाद दिया जाएगा अंतिम रूप। 23 जून के बाद बदलाव की सूची आने की उम्मीद। हज यात्रा के लिए पहली फ्लाइट रवाना। यूपी में इस बार 26,000 से ज्यादा हज यात्री करेंगे यात्रा। लखनऊ हज हाउस में सुरक्षा के दिखे कड़े इंतजाम। और तेवर दिखाने लगी गर्म हवाएं। यूपी के 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। शहरों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई टली। सरेंडर अर्जी पर आख्या न देने पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई टली है। आयशा बेटी को बनाया आरोपी। धूमनगंज थाने में है आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी। कोर्ट अब 22 मई को सुनवाई करेगी। तो 22 मई को अब सुनवाई होगी इस मामले को लेकर। धूमनगंज थाने में है आयशा नूरी। बड़ी खबर, कोर्ट अब 22 मई को इस मामले की सुनवाई करेगा। फिलहाल आयशा नूरी की अर्जी पर सुनवाई टलती हुई नजर आ रही है और इस सुनवाई की डेट बढ़ा दी गई है। अब 22 मई को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो क्या कुछ फैसला सामने आएगा? आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई टली है। कोर्ट अब 22 मई को करेगा अगली सुनवाई। प्रयागराज से बड़ी खबर, आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई फिलहाल टल चुकी है। सरेंडर अर्जी पर आख्या न देने पर सीजेएम कोर्ट में ये सुनवाई टली। अब अगली तारीख निर्धारित कर दी गई है। पुलिस ने अतीक की बहन आयशा बेटी को इस मामले में आरोपी बनाया था। धूमनगंज थाने में आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई होनी थी और अब ये सुनवाई टलती नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी, आपसे बताया कि धूमनगंज थाने में आयशा नूरी जो अतीक और अफरत की बहन है और उनकी जो लड़की है, उन पर जो सुनवाई होनी थी वो कर चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं अतीक और अफरत के परिवार की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती दिखाई दे रही है। कि जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हैं वो कार्रवाइयां हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सहायता है वो प्रशासन से दूर है। और उसके बाद जो इसकी भांजी है, भांजी के ऊपर भी केस दर्ज किया गया था और उसकी जो बहन है नूरी, शाइस्ता नूरी, उसका भी नाम है। आखिर जो उमेश पाल हत्याकांड में जो है इनका कहीं ना कहीं जो क्लू आ गया, जब से की जांच कर रही है, जांच के बाद कहीं ना कहीं इनका क्लू आने के बाद प्रशासन जो है इन्हें इनके मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके बाद जो कार्रवाई है ताबड़तोड़ दिखाई दे रही है। और अब जो कल बताएं तो 22 तारीख को
सीजीएम कोर्ट में उनकी पेशी है और उसके दौरान देखा था क्या होता है। पर लेकिन जो उनकी मुसीबत है वो मुसीबत रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुसीबत का ताबड़तोड़ जो प्रशासनिक अमला है अभी गुड्डू मुस्लिम और सहायता और उसकी अतीक की बहन ढूंढने में लगी हुई है, हफ्ते नहीं चले हुए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमियां बताई जा रही है कि प्रशासन ढूंढ नहीं पा रही है, क्योंकि इतने भी मामला हो गया। ये साल हत्याकांड जो है वो सुर्खियों में रहा, आज तक सुर्खियों में चल रहा है। और अतीक और इतने में अतीक राहुल, अगर देखा जाए सीजीएम कोर्ट में ये सुनवाई जो टली है, आख्या ना देने की वजह से ये सुनवाई टली है और आगे की डेट बढ़ा दी गई है, यानी कि 22 तारीख निर्धारित कर दी गई है। तो क्या कुछ नजर आ रहा है आगे, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? जी आपको बता दें कि जुम्मन के इंस्पेक्टर है, उन्होंने कहा कि जो इसकी सुनवाई है 22 तारीख को है, टाइम दिया गया था। टाइम के बाद जो अब जो सामने खुल के आएगा, जो कुछ न कुछ जो प्रशासन है, प्रशासन को मिला होगा तभी तो कोर्ट में निर्धारित किया जाएगा। 22 तारीख को हो सकता है कि कुछ न कुछ क्लू मिल जाए जिसपे शाइस्ता नूरी और उसकी नूरी जो है और शाइस्ता का भी जो कहीं क्लू मिल रहा है और कुछ न कुछ सुनवाई हो जाए आगे। इसी को देखते हुए कब तक का इंतजार करते हैं, क्योंकि कोर्ट पे कोई की टिप्पणी नहीं कर सकते, ना कोई कर सकता। राहुल, इस मामले को लेकर क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई बातचीत, कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ पाई है? साथ ही अगर कोर्ट के फैसले की बात की जाए, अभी 22 तारीख के बाद क्या कुछ कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन अंदर खाने में क्या कुछ सुगबुगाहट, अगर अधिवक्ताओं की बात करें, जजों की बात करें, तो क्या कुछ सुगबुगाहट देखने को मिल रही है इस मामले को लेकर? जी आपसे बताएं, जब से 19 साल अतीक अहमद की हत्या हुई है, ये दोनों माफियाओं की हत्या हुई है, तब से मीडिया जो बात करने में हिचकिचाते हैं। जैसा ऐसा लगता है कि जो मीडिया के प्रयागराज की संवाददाता है या पत्रकार है उन्होंने किया है, क्योंकि पहले जैसा नहीं रह गया। जब सब कुछ कर लेते हैं तब जाकर के कुछ होता है, उसके पहले मीडिया के सामने बात करने में हिचकिचाहट रहती है। इसलिए हम अभी तक जो मीडिया है अभी तक कुछ बताने को तैयार नहीं है। कल तक का इंतजार करने के बाद हम दर्शकों को दिखाएंगे कि कल क्या हो जाएगा। जी 22 मई का इंतजार, यानी कि 22 मई को अब अगली सुनवाई होगी, क्योंकि ये सुनवाई आख्या ना देने की वजह से टलती हुई नजर आ रही है। राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर अब अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी। पुलिस ने अतीक की बहन आयशा बेटी को आरोपी बनाया था इस मामले में और आख्या ना देने की वजह से सीजीएम कोर्ट ने यह सुनवाई टाली है। बढ़ते आगे, प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। साल 2012 में शिवकुटी थाने में दर्ज केस वापस लिया गया है। कोर्ट ने मुकदमा वापसी वाद को स्वीकार कर लिया है। शहर उत्तरी विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं हर्षवर्धन, और बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी को एक बड़ी राहत जरूर मिलती नजर आ रही है इस फैसले से। साल 2012 में शिवकुटी थाने में केस जो दर्ज किया गया था और उसे अब वापस ले लिया गया है। राहुल इसी खबर पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए। राहुल, आपके पास आएंगे। अब एक बड़ी राहत मिलती हुई हर्षवर्धन को नजर आ रही है, क्या अपडेट है? आपसे बताए उत्तरी विधायक जो लगातार दूसरी बार बीजेपी के विधायक है, चिरकुटी थाना अंतर्गत 2012 में उनका चक्का जाम करने का रोड पे बैठे हुए थे, उनमें मुकदमा दर्ज हुआ था। जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो कोर्ट में उनका जब फैसला गया तो कहीं न कहीं कोर्ट का जो उन्हें राहत मिलती दिखाई दे रही है। तो इसे देखते हुए, क्योंकि लोकप्रिय नहीं है, हमें जनता कहती है कि लोकप्रिय है तभी तो दूसरी बार विधायक हुए हैं, और अगर दूसरी बार विधायक हुए तो लोकप्रिय है, जनता के बीच में रहते हैं। बरसात हो और चाहे धूप हो, अगर इनके पास नैयत भी है, आपको बता दें ज्यादा एज के नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल से उनका जो परिवार संबंध है वो राजनीतिक दल से हरदम रहा है।
और अक्सर तक आपसे बता दें कि बीजेपी के ही झंडे के नीचे, बीजेपी के झंडे के नीचे रहे हैं। तो इनका एक बार अपनी बात टिकट भी कर चुका था, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं बीजेपी ने इन्हें फिर से टिकट दिया और टिकट देने के बाद वो दूसरी बार जो विधायक हुए हैं, और इसलिए हो सकता है कि इन्हें कोर्ट ने राहत दिया हो, इनकी कहीं ना कहीं जो उनका वकील होगा, पक्ष रखा होगा, तो इससे भी राहत मिलती दिखाई दे रही है। और इससे आपसे बता दें कि हर्षवर्धन के जो कार्यकर्ता है, हर्षवर्धन वाजपेयी के जो नेता है, नेता गए या उनके साथ रहने वाले वहां की जनता जो है, कहीं ना कहीं अब आधा घंटा पहले की खबर है, तो कहीं ना खुशी की लहर तो सबके मन में है, क्योंकि उनका एक नेता कहे या इनके बीच में रहने वाला व्यक्ति के अगर राहत मिलती कोर्ट से, तो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं कोर्ट भी सोच समझ के ही फैसला दी होगी। इस फैसले को जो कोर्ट के फैसला है वो सर्वोपरि होता है, इसलिए हर्षवर्धन वाजपेयी के मन में ये है कि भाई कोर्ट ने जो मुझे सुनवाई दिया है, मेरे पक्ष में जो दिया है, वो मुझे कहीं ना कहीं बरी किया है, तो कुछ सोच समझ के बरी किया होगा, क्योंकि 2012 का मामला है। तो बिल्कुल। हो सकता है अब राहत मिलती हुई जिस तरीके से 2012 का ये मामला था और इसमें अब केस वापस ले लिया गया है, जो 2012 में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, अब राहत की सांस मिलती हुई नजर आ रही है। अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो आगे राजनीतिक करियर, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक अच्छी लोकप्रियता है हर्षवर्धन की, तो क्या कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि रोड़ा जो लगने वाला था वो तो हटता हुआ नजर आ रहा है। जी जी, जब लोकप्रियता अगर नहीं होती तो आज इन्हें राहत नहीं मिलती। और जो जनता है, जनता जनार्दन होती है, जनता किसी के बस में नहीं होती। पहले की सरकारों में कहे या पहले किसी राज्य में ये था कि हर जगह होता था कि जनता जो है डर से वोट देने जाती थी, डर के वोट जाया करती थी देने के लिए। और जब से बीजेपी सत्ता पक्ष में आई है, तब से कहीं ना कहीं जनता के मन में उठने का, क्योंकि माफियाओं पे ताबड़तोड़ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, अक्सर माफिया जो माफिया थे वो अपने बाहुबलियों के नाम से जाना करते थे, तो वोट उन्हें मिलता था। लेकिन हर्षवर्धन की ऐसी कोई छवि नहीं रही। हर्षवर्धन वाजपेयी शहर उत्तरी प्रयागराज के शहर उत्तरी के विधायक है, और उनकी छवि जो है बहुत ही बढ़िया शुरू से रही। उनको छोटे मोटे मुकदमे, फिलहाल इस फैसले से जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रशंसक हैं हर्षवर्धन के, उनके से चेहरे में भी खुशी देखने को मिल रही है इस फैसले के बाद से। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें 2012 में शिवकुटी थाने में ये जो दर्ज हुआ था केस, वो फिलहाल वापस ले लिया गया है। एक राहत की सांस मिलती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे, प्रयागराज से बड़ी खबर। सड़क पर किन्नरों का हंगामा नजर आया। ऑटो चालक को जमकर पीटा गया। किन्नरों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और साथ ही मजार चौराहा रेड लाइट पर हंगामा किया। थाना कर्नलगंज क्षेत्र के मजार चौराहे पर रेड लाइट का ये मामला बताया जा रहा है। राहगीरों से भी किन्नरों ने अभद्रता की, बदसलूकी की। किन्नर काफी देर तक वहां पर हंगामा करते रहे और इस हंगामे के चलते, यानी कि काफी वक्त बीत जाने के बाद भी प्रशासनिक अमला वहां पर नहीं पहुंचा। हंगामा और मारपीट कर ये किन्नर भाग निकले। तो किन्नरों की बदसलूकी सामने आई है। प्रयागराज से बड़ी खबर। सड़क पर किन्नरों का हंगामा हुआ। बढ़ते आगे, बाराबंकी में दिखी राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। मौके पर पहुंची वन विभाग और डॉक्टर्स की टीमें। मशक्कत के बाद नर डॉल्फिन को नहर से रेस्क्यू किया गया। डॉल्फिन को वन विभाग और डॉक्टरों की टीम ने घाघरा नदी में छोड़ा है। बाराबंकी में देखी गई ये राष्ट्रीय जलीय जीव, जिसे हम डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। डॉल्फिन मौके पर वन विभाग और डॉक्टर्स की टीम भी पहुंची। रेस्क्यू किया गया और घाघरा नदी में छोड़ दिया गया। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। बड़ी खबर गोंडा से मिल रही है। करनैलगंज लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। एम्बुलेंस और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत। दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला का पति और इस घटना में बुरी तरह घायल हुआ। पति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। घटना की सूचना पर परिवार में कोहराम मचा है। गोंडा के करनैलगंज लखनऊ हाईवे रोड का ये मामला बताया जा रहा है। इस हादसे में घायल शख्स को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। इलाज जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां जनपद की तीनों तहसीलों में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन संपन्न हुआ। डीएम मनीष कुमार वर्मा के द्वारा आज दादरी तहसील में तहसील दिवस की अध्यक्षता करते हुए शिकायतों को सुना जा रहा था और इसी समय पर ग्राम बिसाहड़ा के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम के खाद के गड्ढे की भूमि खसरा संख्या 398 पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई गई। मौके पर जाकर जांच की गई तो शिकायत सत्य पाई गई। अवैध कब्जे की शिकायत सही पाए जाने पर तत्काल भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया और दोषी तत्कालीन लेखपाल राजपाल को डीएम के निर्देशों के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर आलोक कुमार गुप्ता के द्वारा निलंबित कर दिया गया। बढ़ते आगे, यूपी के जनपद अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली अपने लोकसभा क्षेत्र अमरोहा में अपने कैंप कार्यालय विकास भवन पहुंचकर जनता की सुनी समस्याएं, खासकर बिजली की समस्याओं को लेकर क्षेत्र में परेशानियों को देखते हुए बिजली के अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, शहर अधिशासी अभियंता देहात और अन्य अधिकारियों के साथ अपने कैंप कार्यालय पर समीक्षा बैठक की। हाल ही में सांसद कुंवर दानिश अली अपने लोकसभा क्षेत्र अमरोहा के जर्जर तारों, बिजली के खंभों को बदलवाने और क्षेत्र में भूमिगत विद्युत वायर बिछाने हेतु भारत सरकार से 130 करोड़ निर्गत कराया है। तत्पश्चात क्षेत्र में पूर्व से निर्धारित कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। मैंने ये सवाल अमरोहा जनपद के अंदर, मेरे क्षेत्र के अंदर बिजली की बड़ी समस्या है। यहाँ पर बहुत पुराने तार हैं, जर्जर तार हैं, खंबे के हैं, ट्रांसफार्मर्स नहीं हैं जाते हैं। तो मैंने ये सवाल लोकसभा में भी उठाया था और मैंने इस सवाल को लेकर के कुछ अपने क्षेत्र की, देश की समस्याओं को लेकर के मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था कि मेरे क्षेत्र की ये समस्याएं, उनका कुछ समाधान किया जाए। तो भारत सरकार से 130 करोड़ रुपए अमरोहा जनपद के लिए निर्गत हुए हैं। बिजली विभाग के लिए जो पुराने तार, जर्जर तार, नए ट्रांसफार्मर्स, लाइन वगैरह नई बिछाई जाएंगी, उसकी एक समीक्षा बैठक मैंने आज यहाँ ली थी बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ। और जो जनता की यहाँ समस्या हैं बिजली से जुड़ी हुई, उनको के साथ बैठ करके उनको सॉल्व करने का। बढ़ते आगे, बक्सा पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी किसान मोर्चा के जिला मंत्री भोपाल सिंह उर्फ भोले ने आज जहर खा लिया है। आनन फानन में उन्हें नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। फिलहाल बीजेपी नेता और ये बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के इशारे पर बक्सा पुलिस किसी को भी कट्टा बेचने वाला बनाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं परिजनों ने बक्सा पुलिस पर कपड़े उतरवा कर वीडियो बनाए और हमारे घर से किसी को वीडियो कॉल कर घर से बीजेपी के झंडे उतारे गए। पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्रता और तोड़फोड़ की, जिससे बीजेपी नेता पीड़ित थे। वहीं कोल्हा नामऊ से सड़क हादसे में मरने वाले 2 युवकों के परिवार वालों को न्याय मिला। सीओ साहब से बात चल रही। 4-5 दिन पहले प्रसाद इंस्टीट्यूट के पास एक एक्सीडेंट हुआ था।
जिसमें 2 बच्चे मर गए थे। सुबह इनके परिवार वाले जब सुने इस घटना को तो भागते हुए यहाँ आए, तो किसी कारणवश यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, खास करके सिपाही और दरोगा ने मिलकर उन परिवार वालों को लाठी डंडे से मारा। सीओ सदर साहब से मेरी वार्ता हो ही रही थी। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण की मैं जांच करवा लेता हूं, जांच करवाने के बाद जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो इस बात पे ये मसला हल होने जा रहा था, तभी उसी समय माननीय त्रिवेणी सिंह एसएचओ ने आए और महिलाओं को भद्दी भल्ली माँ बहन की गालियां दिए और मुझसे कहे कि आप कट्टा बिचवाते हो, आप माफिया हो, आप गुंडा हो। तो मैं सभी पत्रकार बंधु भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जनपद में धनंजय से बड़ा कोई गुंडा है क्या? मैं धनंजय से बड़ा हूं क्या? मैं माननीय कलेक्टर साहब से, माननीय एसपी साहब से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे आपराधिक रिकॉर्ड चेक करवा लिया जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर सहारनपुर के नवनियुक्त डीएम दिनेश चंद्रा बेहट स्थित कलसिया गौ आश्रय स्थल पहुंचे, जहां पर नवनियुक्त जिलाधिकारी चार्ज संभालते ही स्थायी गौ आश्रय स्थल व गौ संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान डीएम को सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली। डीएम ने गौवंश को अपने हाथों से गुड़ और हरा चारा खिलाया। साथ ही जनपद की अन्य गौशालाओं में भी उचित प्रबंधन के निर्देश जारी किए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। 3 तलाक पर पाबंदी के बाद भी बाराबंकी से एक 3 तलाक का मामला सामने आ रहा है। यहां 5 बच्चों की मां को उसके शौहर ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। 3 तलाक देने के बाद पति ने बच्चे भी बांट दिए। 2 बेटियां पिता के पास हैं और 1 बेटी और 2 लड़के मां के पास हैं। बताया जा रहा है कि शौहर अपनी बीवी से आए दिन मारपीट करता था। बीवी की पिटाई से जब शौहर का मन नहीं भरा तो उसने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया। 3 तलाक देने के बाद बच्चे भी बांट दिए और पीड़ित अपने 3 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहने को मजबूर है। पीड़ित अब प्रधानमंत्री मोदी से 3 तलाक पर बनाए गए कानून की उम्मीद में जी रही है। पीड़ित का कहना है कि मोदी भाई पर उम्मीद है और हमारी मांग है कि हमारे शौहर पर सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित का यह भी कहना है कि 15 साल पहले शादी हुई थी और 4 दिन पहले शौहर में उसे 3 तलाक दे दिया। इससे वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पंद्रह साल हुए हैं शादी को, अभी तलाक दिया है उन्होंने। उसके बाद में मारते थे। हमारा लड़का होटल पे काम करता है, वहां पर आकर इस हमारे लड़के को मारा। और कल मेरा लड़का कपड़ा उठाने के लिए गया, वहीं किरासन पे फिर मारा है इसके बाप ने, सबको लगवा कर। और तलाक भी दे दिया है। तलाक दिया, हमने बोला कि तुमको दे दिया तलाक दे दिया। हाँ, उसने अपने लड़के के ऊपर करती हूँ। मेरा लड़का कमाता है जो इस चीज में करते हैं। कब हुई तलाक आपका? तलाक हुए है 4-5 दिन हो गए हमारे तलाक को। अच्छा। मोदी जी ट्रिपल तलाक के कानून बनाए हुए थे जिसे मुसलमानों को इसीलिए तो हम बोलते हैं मोदी जी कोई भी तलाक दिया है इसमें कार्रवाई करें, उसके बारे में चीज करेंगे। बढ़ते आगे, जिला सत्र न्यायालय ने हल्द्वानी थाना क्षेत्र में राजन सिंह द्वारा करशन मौर्य के पटाल से हाथ और गला काटकर हत्या की गई। हत्या के मामले में दर्ज सबूतों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त राजेंद्र सिंह को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड अदा न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रतिकर की धनराशि मृतक की पत्नी को देने के निर्देश जारी किए हैं ताकि इंदिरा मौर्य को मदद मिल सके। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में हल्द्वानी में बटाई का काम करने वाले दंपति कृष्ण मौर्य के खेत में राजेंद्र सिंह की गाय घुस गई, जिसे उन्होंने खेत से भगा दिया था और इसके बाद राजेंद्र सिंह ने कृष्ण मौर्य को उसके हाथ काटने की धमकी भी दी थी। शाम के समय जब कृष्ण मौर्य और इंदिरा मौर्य अब अपने आंगन में घूम रहे थे तो राजेंद्र सिंह पटाल ने उन पर हमला कर दिया और गला काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त बरामद किया। हथियार राजेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। आज शाम को कृष्ण मौर्य के हाथ का पंजा काट दूंगा, इसने मेरी गाय को
खींच की भगाया करके। तो शाम को मौका पर जब इंदिरा मौर्य और कृष्णपाल मौर्य शाम को घूम रहे थे घर के पास, तो मुलजिम आया और उसने पाटल से पहले उसके हाथ का पंजा अलग किया, फिर उसके बाद उसकी मौके पर गला काट दिया और गला काट दिया, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। बाद में राजन सिंह द्वारा अपनी निशानदेही पर आला कतल पाटल भी बरामद कराया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी और शव विच्छेदन करने वाले डॉक्टर द्वारा भी हत्या की पुष्टि हुई है और अभियुक्त को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।